ग्रीटिंग टू ऑल। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइस एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ने वाइस एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर दिया होगा। जिसने अभी तक नहीं किया है वो वाइस एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि आप वीडियो लेक्चर्स से कितना रिटेन कर पाएंगे। अगर आपके पास ऐप होगी तो आपको वहां पे वीडियो लेक्चर से रिलेटेड नोट्स मिलेंगे, क्विज मिलेगी और वहां पे जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको वो भी मिले। तो इसलिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं आपके फर्स्ट यूनिट की तरफ, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें जो लेक्चर फर्स्ट है उसमें हम आपके कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे उसकी एक आउटलाइन ले लेते। तो पहला टॉपिक क्या रहेगा? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सेकंड जो टॉपिक हम इसमें आज करेंगे वो करेंगे एक्टिविटीज रिलेटेड टू केमिकल चेंज। जैसे पहली एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, सेकेंड एक्टिविटी रिएक्शन ऑफ बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, थर्ड reaction between zinc granules and diluted HCl, reaction between zinc granules and diluted sulfuric acid H2SO4, and reaction between copper sulfate and iron, and last topic जो इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे वो करेंगे characteristics of chemical change। So let us start with physical and chemical change। तो बच्चों, जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होती है ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल स्टेट सब्सटेंस की चेंज होती है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, फिजिकल चेंज में फिजिकल स्टेट सब्सटेंस की चेंज होती है, ना कि उसकी केमिकल कंपोजिशन। तो सब्सटेंस की इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, और जो फिजिकल चेंजेस होती हैं वो यूजुअली रिवर्सिबल होती हैं। इस कंसेप्ट को हम कैसे समझते हैं? हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं फिजिकल चेंजेस का। जैसे हमारे पास फिजिकल चेंज है, इसको मैं हम एग्जांपल लिया है वाटर। क्या लिया है? वाटर। वाटर क्या होता है भाई मेरे पास? लिक्विड। वाटर क्या है? लिक्विड। अब इस वाटर को हमने क्या करना? इस वाटर को हीट करना। जैसे हमने इसको हीट करा, क्या करा? इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? इसका क्या बन जाएगा? H2O वेपर। किसमें चला जाएगा? ये वेपर में चला। ठीक है, H2O वेपर में चला जाएगा। H2O जो वेपर होते हैं ये क्या है? गैसियस स्टेट है। क्या है ये? गैसियस स्टेट। अब वेपर क्या होते हैं? गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। उसको हम क्या बोलेंगे? वेपर। अब यहां पे हम इसमें क्या करिए? हमने इसकी फ्रीजिंग करी। क्या करिए? फ्रीजिंग या कूलिंग कर दी हमने, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। ठीक है, इस एग्जांपल को हम यहाँ पे हम देखें, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे
जो हमारे पास वाटर था लिक्विड फॉर्म में, उसमें अगर हम उसको हीट करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर। अगर ना भी करें तब भी वो कन्वर्ट होता है, पता है ना, इवेपोरेशन प्रोसेस से, क्योंकि इवेपोरेशन जो होता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो यहां सिंपल हम देखें कि जब हमने उसकी फ्रीजिंग करी तो वो आइस, अब यहाँ पे फिजिकल स्टेट में क्या हुआ, ये सॉलिड स्टेट होगी किसकी, वाटर की, और ये गैसियस स्टेट होगी वाटर की। पर इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो, उसमें कोई चेंज नहीं हुई है। जैसे आइस है, ये भी क्या है, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो H2O ही रहेगी, इसमें भी H2O रहेगी, ये तो H2O था ही। क्लियर है। अब हम बात करें, ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मीन्स जब हम इस आइस को रूम टेम्परेचर पे रखें, रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें, तो ये क्या होगा, दोबारा H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो H2O वेपर है, इसकी अगर हम कंडेंसेशन करें या कूलिंग करें तो ये दोबारा H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो फिजिकल चेंजेस होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं। अब हम देखेंगे कि जो केमिकल चेंजेस होती हैं, जो केमिकल चेंजेस होती हैं वो क्या, जो केमिकल चेंज होती है उसमें केमिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस की चेंज हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी ही सब्सटेंस की चेंज हो जाती है। क्यों होगी, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट स्पीसीज होती हैं वो क्या करेंगी, वो एक नया प्रोडक्ट देंगे, क्योंकि उसमें केमिकल चेंज, उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, ये यूजुअली क्या होती हैं, इरिवर्सिबल नेचर की। इसका एग्जांपल हम डिस्कस करें तो इसका एग्जांपल हमारे पास है, इसका एग्जांपल क्या होगा, वही ले लें हम, हाइड्रोजन गैस। तो केमिकल चेंज में क्या बताया, केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस की चेंज हो जाती है, ठीक है, साथ में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। जैसे हम बात करें H2 गैस है प्लस ऑक्सीजन गैस, अब इन्होंने कंबाइन करा तो ये क्या बनाएगी, वाटर, H2O। क्या बना दिया इन्होंने, वाटर बना दिया। अब देखो, ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस कंबस्टिबल गैस होती है। हाइड्रोजन गैस कैसी गैस है भाई, कंबस्टिबल गैस। और जो ऑक्सीजन है ये इट सपोर्ट कंबशन, ये कंबशन को सपोर्ट करता है। पर इससे जो नया प्रोडक्ट बना हमारे पास वाटर, तो वाटर का जो प्रॉपर्टी होगी ये एक फायर एक्सटिंग्विशर का काम करेगा, ये आग बुझाने का काम करेगा। तो प्रॉपर्टी चेंज होगी है, ठीक है। ये गैस थी, ये इसके वेपर बनेगी, H2O के वेपर बनेंगे, H2O लिक्विड बनेगा। तो उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो भी चेंज होगी है प्रोडक्ट। तो आई होप आपको फिजिकल और केमिकल चेंज का समझ आ गया होगा। वहां पे ध्यान रखना कि जो केमिकल चेंजेस होती हैं वो यूजुअली इरिवर्सिबल नेचर की हो। क्लियर है। अब हम आपके जो नेक्स्ट टॉपिक हमने कवर कर रखा, जो एनसीईआरटी में है सारे, एक्टिविटीज ऑन केमिकल चेंजेस, उनको हम डिस्कस करें, ठीक है। जो एक्टिविटी ऑन केमिकल चेंजेस है उनको हम क्या करेंगे अब डिस्कस। जो फर्स्ट एक्टिविटी है आपके पास, जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या है एक्टिविटी का नाम भाई, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो बच्चों जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो एकदम से बर्न नहीं होगा। जो मैग्नीशियम रिबन है वो एकदम से
बर्निंग नहीं होगा। जैसे हमने ऐसा नहीं कि उसको निकाला और हम जल्दी उसके फ्लेम के ऊपर रखेंगे वो जलने शुरू हो जाए। ऐसा क्यों होता है? देखो बच्चों, जब मैग्नीशियम रिबन एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो उस रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर या मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर लगी होती है जो उसको बर्निंग से प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए हमें उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को या मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को सैंड पेपर से रिमूव करना पड़ता है। जब हम उसको सैंड पेपर से रिमूव करेंगे, उसको हम तब तक घिसेंगे जब तक उसमें शाइनिंग ना आ जाए, रिबन में शाइनिंग ना आ जाए, रिबन चमकने शुरू ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि जो मेटल होती है दे हैव ब्राइट लस्टर, मेटल में चमक होती है। जब वो चमकने शुरू हो जाएगा, चमक आएगी, शाइनिंग होगी, उसमें शाइनिंग शुरू हो जाएगी, तो हमने क्या करना है, उस रिबन को पेयर ऑफ टोंग की हेल्प से पकड़ना है। और उससे पहले आपको प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस भी लगाने पड़े। ठीक है, फिर क्या करना है, हमने इसको बर्न करना है। और जो उसका बर्निंग से जो निकल रहा है मटेरियल, राख जो निकलेगी या पाउडर जो निकलेगा, उसको हमने वाच ग्लास में उसको कलेक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे ही ये बर्न होता है, स्टार्टिंग होती है इसकी बर्निंग, तो यहां हमें दिख रहा है कि इट बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम, इट बर्न्स विद ब्राइट लाइट, इट बर्न्स विद ब्राइट व्हाइट लाइट, डेजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न करे। और जो यहाँ पे इसकी जो पाउडर है या जो ऐश है वो यहाँ पे कलेक्ट होती जाएगी। ठीक है, जब हम इस ऐश को एग्जामिन करते हैं तो इसका क्या बनेगा, ये जो ऐश है वो हम देखते हैं कि उसका क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों, ये रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट हुई? ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है, मैग्नीशियम को क्या करा हमने, ऑक्सीजन जो है वो इट स्पोर्ड कंबशन, ये पता है ना सबको। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये क्या देगा तुम्हें, ये देगा आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। अब इसको हम बैलेंस करें तो यहाँ 2 mgO, यहाँ पे 2 mg। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सॉलिड था, ये गैस है, और ये जो है वो पाउडर की फॉर्म में है जिसको हम ऐश भी लिख सकते। तो बच्चों, जो फर्स्ट एक्टिविटी आपकी, उसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि भाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो इसमें आपने क्या आंसर लिखना है, क्या रिस्पॉन्स देना है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो है वो बन जाती है या मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर भी बन जाती है। तो उस लेयर को रिमूव करने के लिए तो ये जो ऑक्साइड लेयर है ये क्या करेगी, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से प्रोटेक्ट करेगी, बचाएगी। और जब तक हम उस लेयर को रिमूव ना करें विद द हेल्प ऑफ सुटेबल मेथड या विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, तब तक वो बर्न नहीं होगी। इसलिए बर्निंग से पहले उस लेयर को रिमूव करना जरूरी है। तो बच्चों, इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा है, इससे हमने सीखा कि जो मैग्नीशियम रिबन है इट बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम, इट बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम। और हमने क्या ऑब्जर्व करा इससे कि इसमें जो कुछ केमिकल जो चेंजेस होती हैं, कुछ केमिकल चेंजेस में जो फिजिकल स्टेट होती है सब्सटेंस की वो भी चेंज होगी। क्लियर है कि कुछ केमिकल
चेंजेस में फिजिकल स्टेट सब्सटेंस की वो भी चेंज है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। पसीने आ रहे हैं भाई, आपको पता है ना, सुन रखा होगा आपने, मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस लेस यू ब्लीड इन वार। दोबारा रिपीट कर देता हूं, मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस लेस यू ब्लीड इन वार। तो इस चीज का ध्यान रखना, जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप एफर्ट्स लगाओगे, जितना आप पसीना बहाओगे, तो आगे आपकी जो कम चांसेस हैं आपके बैटल फील्ड में घायल होने के, आपकी विनिंग के चांस ज्यादा। तो बच्चों बढ़ते हम अगली एक्टिविटी की तरफ। जो अगली एक्टिविटी है वो क्या है, रिएक्शन बिटवीन पोटासियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। तो पोटासियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में क्या रिएक्शन है, किस तरह से रिएक्शन होती। तो जैसे हमने क्या करा, हमने पहले दो बिकर लिए, दो बिकर, एक बिकर में हमने पोटासियम आयोडाइड डाला है, पिंच ऑफ पोटासियम आयोडाइड लेना है और उसको तुमने ऊपर पानी के साथ उसको डिसोल्व करना। तो आप देखेंगे सपोज ये पोटासियम आयोडाइड है, तो ये आपको कलरलेस दिख रहा होगा। तो आपके पास कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन पोटासियम आयोडाइड का ऑब्टेन होगा। सेम आपने दूसरे बिकर में पिंच ऑफ पोटासियम नाइट्रेट लेना है और उसको भी आपने पानी के साथ घोल देना। ठीक है, जैसे ये लेड नाइट्रेट है हमारे पास, PbNO3 ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट। अब इन दोनों का जो सॉल्यूशन है, कलर का जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस, कलरलेस दिख रहा है ना, इसका भी कोई कलर नहीं है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह है दिख। तो जब हम अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो हमारे पास लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन था उसमें हमने धीरे धीरे करके पोटासियम आयोडाइड को इसमें डालना। पोटासियम आयोडाइड के डालते ही आप देखोगे कि वहां पे येलो सब्सटेंस की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब आपने पोटेशियम आयोडाइड को इसके साथ कंप्लीट मिक्स कर दिया और लास्ट में आपने इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रखा, तो आप देखोगे कि वहां पे येलो कलर का कोई सब्सटेंस बन गया है जो इनसोल्यूबल है। तो अब हम इस रिएक्शन को समझें कि ये रिएक्शन क्या है, ये कैसे प्रोसीड होगी। देखो हम यहां पे लिख लें कि ये क्या है भाई, हमारे पास KI क्या है, ये पोटासियम आयोडाइड ऊपर वाला, ये क्या है KI, और ये क्या था हमारे पास, ये वाला, ये है हमारे पास PbNO3 ट्वाइस। क्लियर है, PbNO3 ट्वाइस। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये रिएक्शन किस तरह से होगी, इसका बन जाएगा PbI2 प्लस KNO3, ये बनेगा। इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आएगी। क्लियर है, ये जो PbI2 है इसके कौन से प्रेसिपिटेट बने हैं, ये भाई येलो प्रेसिपिटेट बन गए। तो ये जो येलो प्रेसिपिटेट है वो किसके बने हैं, लेड आयोडाइड के। अब ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुई इसको अब हम समझेंगे। आपने ये रट्टाफिकेशन नहीं करनी है कि ये इक्वेशन कंबाइन करेंगे और ये चीज बन जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगी। आपने इस तरह से नहीं प्रोसीड करना है, आपने इस तरह से नॉलेज गेन नहीं करनी। आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन होती कैसे है, कैसे होगी। तो इसको अब हम समझते हैं कि रिएक्शन किस तरह से हुई है। जैसे हमारे पास क्या था भाई, PbNO3 था हमारे पास और दूसरा क्या था
Ki, पोटासियम आयोडाइड। तो हमने देखा कि इसका जो एक्वस सॉल्यूशन था वो भी कलरलेस था, इसका एक्वस सॉल्यूशन भी क्या था, कलर। अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी इसको हमने देखना है। यहाँ पे PbNO3, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है एक्वस, ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2NO3 नेगेटिव। ये 2 हमने पहले लिखना, क्योंकि जो स्पीसीज यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल दे रखा है वो न्यूट्रल होता है। कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर चार्ज ना लिखा हो वो न्यूट्रल होता है, और जो न्यूट्रल दे रखा होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, वही स्टेबल होते हैं। अगर चार्ज है तो वो अनस्टेबल है। तो हमारे पास ये क्या बना, Pb2 पॉजिटिव एक्वस और NO3 नेगेटिव एक्वस। इसमें ये डिसोसिएट होगा, ये आयनिक कंपाउंड है तो आपने ये ध्यान रखना। और ये रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे K पॉजिटिव और यहाँ पे साथ में आ गया आयोडाइड, I नेगेटिव। क्लियर है, ये डिसोसिएट होगा, ये भी एक्वस है और इसके साथ तुम एक्वस लिख सकते हो, एक्वस एक्वस। अब इनकी जो रिएक्शंस है वो कैसे कंबाइन करेगी, इसका एक रिएक्टेंट का पॉजिटिव दूसरे रिएक्टेंट के नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़ेगा। सेम वैसे ही है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव। अब उसमें हमने जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या चीजें देखनी पड़ती है। मैंने दोबारा बोला कि जो भी मॉलिक्यूल बनेगा वो न्यूट्रल होना चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो Pb है, लेड है, उसके पास कितना चार्ज है, +2, और इसके साथ जुड़ेगा I नेगेटिव, आयोडाइड जुड़ेगा इसके साथ। तो इसमें कितना है, -1। तो इसमें तो +2 है, इसमें -1 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो Pb है इसका 2 पॉजिटिव ये अलग से है, यहाँ पे क्या करेगा, ये 2I नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हमने क्या करा है भाई, 2 से गुणा करा। इसको हम यहाँ लिखते पर मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको आगे लिखा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखा तो हमें सेकंड इक्वेशन को 2 से गुणा करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी, ताकि चार्जेस बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे हमारे पास Pb 2 पॉजिटिव था, इसमें क्या बन जाएगा, 2I जो I नेगेटिव है वो 2 उसके जुड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, PbI2 प्लस K के ऊपर कौन सा एक चार्ज है ना पॉजिटिव, इसके ऊपर एक नेगेटिव है, तो एक एक यूनिट दोनों की जुड़ेगी। तो क्या बन जाएगा इसका, KNO3। पर ये कितना है, 2, ये भी 2 है, तो 2 हमने आगे लिख दिया। और यहाँ पे जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे PbNO3 ट्वाइस रिएक्टेंट साइड पे और +2Ki, इस पूरी को गुना। तो हमारे पास ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, और जो आया हमारे पास वो ये प्रेसिपिटेट बन गए हैं। किस कलर के थे भाई, ये थे येलो कलर के। किस कलर के, येलो कलर के प्रेसिपिटेट। क्लियर है। और ये जो KNO3 है ये एक्वस है। तो ये रिएक्शन थी किसके बीच में, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में। तो इस इक्वेशन से या इस रिएक्शन से, इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा, इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा है, इस एक्टिविटी से हमने सीखा कि जो केमिकल चेंजेस होती हैं, जो केमिकल चेंजेस होती हैं उनमें प्रेसिपिटेट भी बन सकते हैं, उनमें इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो प्रेसिपिटेट है वो भी बन सकते। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। जो अगली एक्टिविटी है वो क्या है, रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल एंड सल्फ्यूरिक एसिड।
जिंक ग्रेन्यूल और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में किस तरह से रिएक्शन होती है और उससे हमने क्या ऑब्जर्व कर, उससे हमने कौन सी चेंजेस ऑब्जर्व करनी है वो देख। पहले हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देख लें। यहां पे ये स्टैंड है, ये होल्डिंग अपरेटस है जो टेस्ट ट्यूब को होल्ड कर रहा है। ये टेस्ट ट्यूब है जिसको ये होल्ड कर रहा है। आपने क्या करना, एक और यहाँ पे देख लें सेटअप। यहाँ पे ये टप है जिसमें हमने सोप सॉल्यूशन डाला हुआ, ठीक है, सोप सॉल्यूशन है यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं अब, इसमें टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, जिंक ग्रेन्यूल डाल, क्या डाले हैं, जिंक ग्रेन्यूल। और यहां से एक फनल, एक फिसल जो ट्यूब है, फनल है, उसको लगाएंगे, ठीक है। और यहां से क्या करा हमने, सल्फ्यूरिक एसिड यहां से टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे करके डालेंगे। ये सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट डाल रहे हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रेन्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो एकदम विग्रस रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है। और आपने देखना है कि ये जो टेस्ट ट्यूब है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है और यहां से गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी उसको हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सोप सॉल्यूशन है ना, सोप सॉल्यूशन में गैस आएगी तो जो गैस होगी वो जो सोप के जो बबल बनेंगे उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, सोप सॉल्यूशन लेके उसमें कुछ डिप करते हैं ऐसे और फिर फूंक मारते हैं तो उससे बहुत सारे बबल्स बनते हैं, सेम यहाँ भी वैसी बबल बने। क्लियर है। यहां से जो भी गैस यहाँ पे आई वो क्या करेगी, वहां पे देखूंगा वो, उसको हम चेक करेंगे कौन सी गैस। जैसे अगर इसमें हाइड्रोजन गैस हुई, जैसे यहाँ पे लिखा है ना हाइड्रोजन गैस, सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस है तो वो कैसे, अगर बर्निंग कैंडल हम उसके पास लेके जाएं तो वो क्या देती है, पॉपअप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस से बर्न करती है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। वहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्निंग पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है, तो कैसे, क्या लिखना है, पॉपअप साउंड। अब ये जो रिएक्शंस हैं वो कैसे प्रोसीड करते, इसको हम देख लें। HCl के साथ भी वो कैसे रिएक्ट करेगा और बाकी एसिड के साथ भी ये कैसे रिएक्ट करेगा उसको अब हम करते हैं। जैसे हमारे पास जिंक ग्रेन्यूल था, ये रिएक्शन क्या है, जिंक में क्या डाला हमने भाई, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये जिंक सॉलिड था और H2SO4 ये डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड मींस एक्वस लिख सकते हो तुम। जब इसमें हमने इसको डाला तो ये इसमें किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये एक्वस बन जाएगा सॉल्ट और ये गैस। अब यहाँ पे ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हुई, ये रिएक्शन किस तरह से होती है उसको आप देखते हैं। जो जिंक है वो मेटल होती है और मेटल्स का नेचर क्या होता है, मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है। मेटल जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। इसका मतलब क्या कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी। अब जिंक क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, इसमें कैसे काम करना है, जो H2SO4 ये एसिड है, डाइबेसिक नेचर है इसका, ये क्या देगा, H2SO4 किस में डिसोसिएट हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में। अपने एक्वस सॉल्यूशन में ये 2 प्रोटॉन देगा और साथ में क्या बनाएगा भाई, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। और ये द्वारा इस तरह से इनको हमने कंबाइन किया। तो सिंपल है, यहां ध्यान रखना है, यहां तो जिंक है Zn प्लस H2SO4। पहले यहां देखो
जिंक के ऊपर कितना पॉजिटिव है 2, इसके ऊपर कितना है 2 नेगेटिव। तो इसकी दोनों की एक एक यूनिट जुड़ के न्यूट्रल बना देगी ZnSO4। तो ये बना आपके पास प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो दूसरी साइड है, यहाँ पे जो प्रोटॉन है मीन H पॉजिटिव आयन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन है लेगा। ये क्या कर रहा है, 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे एक प्रोटॉन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, H एलिमेंटल फॉर्म में चला गया, दूसरा भी सेम वैसे करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा H। हमें पता है कि जो एलिमेंटल H है वो एलिमेंटल हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये आपस में कंबाइन करेंगे और ये क्या बना देगा H2 का मॉलिक्यूल, जो कि गैसीय स्टेट में चला जाएगा। क्लियर है। तो जो वहां पे जो सॉफ्ट सॉल्यूशन से हमने क्या कलेक्ट करा, यहाँ पे सॉफ्ट सॉल्यूशन से हमें क्लियर पता चल रहा है कि वहां से कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस, और वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न करेगी। क्लियर है। अब हम देखें कि हमारे पास एक और एसिड की बात कर लें, HCl, डाइल्यूट HCl, अगर हम जिंक ग्रेन्यूल में डालें तो क्या हो। तो डाइल्यूट HCl को अगर हम जिंक ग्रेन्यूल में डालते हैं, जैसे हमारे पास Zn प्लस HCl, ये HCl एसिड है, एक्वस होगा पर डाइल्यूट है, पता है डाइल्यूट लिख लो चाहे एक्वस लिख लो, एक ही बात है। तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, तो सेम हमने इसको करना। जिंक ने क्या करा, हमारे पास जो जिंक है वो क्या करेगा भाई, अभी करा हमने Zn 2 पॉजिटिव बनाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूटेड है, ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन देगा। एसिड है तो एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन देते हैं, Cl नेगेटिव, ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा और ये आपस में इस तरह से इसको जोड़। क्लियर है। तो Zn के ऊपर कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव, तो इसके ऊपर कितना है 1 नेगेटिव, तो Cl कितने जोड़ेंगे इसके साथ 2, तभी ये न्यूट्रल हुआ। तो क्या बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ इस इक्वेशन को हमें कितने से गुणा करनी पड़ी, 2 से, क्योंकि तभी हमारे पास अगर ये जो क्लोराइड है 2 होंगे जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे हम, जिंक प्लस 2HCl, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास ZnCl2 प्लस H2 गैस। तो हमारे पास ये जनरलाइजेशन आपने नहीं करनी है कि जो एसिड होते हैं उनको जब हम जिंक के साथ या किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो सभी एसिड के साथ नहीं हो रहा है। आपने जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ देखा, तो उन केस में वहां पे क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। पर अगर आप यूज करते हैं HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, तो वहां पे इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस नहीं होगा। वहां पे क्या होगा, अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे तो वहां पे जो गैस इवोल्व होती है वो होगी NO2। क्या होगी, NO2। अगर जो नाइट्रिक एसिड है वो कंसंट्रेटेड है, तो अगर नाइट्रिक एसिड हमने डाइल्यूट लिया है तो वहां पे जो गैस निकलेगी, जो गैस इवोल्व होगी वो होगी NO। डाइल्यूट के केस में NO और कंसंट्रेटेड HNO3 के केस में NO2। क्लियर है। तो इस एक्टिविटी से, अब ये जो एक्टिविटी है इससे हमने क्या देखा, मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम जिंक ग्रेन्यूल में डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, जब हम उसको टच करने की कोशिश करेंगे टेस्ट ट्यूब को, तो वो एक अनबियरेबल टू टच होती है, गर्म हो चुकी होती है, तो उसमें हीट निकली है, इवोल्व हुई है। तो जो केमिकल चेंजेस होती है उनमें से हीट भी चेंज हो सकती है। आइदर हीट निकल भी सकती है,
either heat it is absorbed during the chemical change। तो केमिकल चेंज में या तो हीट ऑब्जर्व होगी या तो हीट निकलेगी। इस एक्टिविटी में हीट क्या हुई है, निकली है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जिनको हम डिटेल में अगले जो लेक्चर है उनमें कवर करें। और इससे हमने एक चीज और सीखी है इस एक्टिविटी से कि ड्यूरिंग केमिकल चेंज, जो ड्यूरिंग केमिकल चेंज वहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। ड्यूरिंग केमिकल चेंज वहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होगा। जैसे इस केस में क्या निकला है, इन एक्टिविटीज में हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन हुई है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई। तो अब हम अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अगली एक्टिविटी आपके पास क्या है, रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन नेल या आयरन। तो बच्चों इस एक्टिविटी को हम कैसे करेंगे, पहले तो इसको देख लें कि ये कॉपर सल्फेट क्या है। जो बच्चों ये जो कॉपर सल्फेट है जिसका कलर कैसा दिख रहा है हमें, ब्लू कलर। ये जो ब्लू कलर है इसका ये हाइड्रेटेड एक्चुअली है क्या, CuSO4.5H2। ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर दिख रहा है ना, ब्लू कलर होता है। अगर ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसको क्या बोलते हैं हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर दे हम बाय हीटिंग हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, तो ये इसका जो कलर बचेगा वो कैसा होता है, ये कलर जो रहेगा वो डर्टी व्हाइट हो जाएगा, ब्लू कलर नहीं रहेगा, डर्टी व्हाइट होगा। जैसे ही हम उसमें पानी डालेंगे तो दोबारा वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो बच्चों यहां पे क्या हुआ, ये जो हमारे पास कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट एक्वस है, इसमें हमने क्या डाला है, आयरन नील। क्या डाला है, आयरन। आयरन में इसमें यहाँ पे आयरन नील ले रखी, तो आयरन नील हमने ऐसे नहीं उठाई और डाल दी, समझा रही बात। जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन की बात करी है, मैग्नीशियम रिबन भी क्या, मैग्नीशियम भी एक मेटल है और आयरन भी क्या है, मेटल। जब ये क्या करेंगे, एयर के कांटेक्ट में जब मेटल आती है तो उसके ऊपर कोई ना कोई लेयर, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो उसको फर्दर रिएक्ट करने से प्रोटेक्ट करेगा। तो इसलिए हमने जो आयरन नेल भी हम डिप करेंगे तो पहले हम उसको सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा, उसके बाद हमने इसको इसमें डाल, इस जो गिलास या बिकर है उसमें हमने आयरन नेल को डाल देंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आयरन है उसने इस कॉपर सल्फेट को CuSO4 के जो सोल्यूशन को क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है किसमें, हाइड्रेटेड FeSO4.7H2, इसमें ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, FeSO4.7H2 इसमें ये कन्वर्ट हो चुका। तो इसमें क्या हुआ, इस रिएक्शन में सिंपल कलर चेंज होगी। क्या हुई है, कलर चेंज, क्योंकि यहां पे इस आयरन ने क्या करा है, इस एस कॉपर के SO4 ग्रुप को अपनी तरफ छीन लिया है, हम बोल सकते हैं अपनी तरफ खींच लिया है, छीन लिया है। तो इससे ये क्या करता है, SO4 ग्रुप को अपनी तरफ ले लेता है और ये कॉपर जो है वो यहाँ पे एक चीज, और यहाँ पे ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, ये कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। ये जो ब्राउन है यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो गया है। क्लियर है, कैसे हुई ये रिएक्शन, अगर उस तरह से भी आपने इसको समझना है तो हम इसको कर देते हैं। ये रिएक्शन कैसे होगी, तो ये रिएक्शन होगी हमारे पास, जैसे हम इसको करें
तो हमारे पास क्या था भाई, कॉपर सल्फेट। आपने देखा वहां पे कलर चेंज हुआ है, कॉपर सल्फेट था तो ये किसमें टूटा हुआ है, एक्वस सोल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस, इसमें टूट गया ये। और उसमें हमने क्या डाला है, जिंक, जिंक नहीं डाला हमने, उसमें क्या लिया भाई, उसमें हमने लिया है, उसमें लिया हमने आयरन। तो वहां पे हमें दोबारा लिखना पड़ रहा है इसको, CuSO4, इसने क्या करा है, ये पहले इक्वेशन ही लिख लें, प्लस आयरन। तो जो CuSO4 है वो एक्वस था, वो किसमें टूटा है, डिस्प्लेस हो जाएगा ये Cu2 पॉजिटिव में प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस में। इनके बीच में आपने एक्वस लिख देना, AQ, यहाँ जैसे AQ, यहाँ पे AQ, इस तरह से। अब यहाँ पे जो आयरन है, आयरन क्या करेगा, ये मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब आयरन क्या करेगा, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ठीक है, आयरन ने क्या करा इस इक्वेशन में, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दी। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से आपने इसको जोड़, आयरन ने क्या करा, इस कॉपर जो सल्फेट ग्रुप है SO4 नेगेटिव, उसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या बना देगा, FeSO4 प्लस, ये कॉपर क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये क्या बना देगा, कॉपर। यहाँ पे CuSO4 प्लस Fe। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये चीज बन गई। और इसका जो कलर था वो कलर क्या था भाई, ब्लू, और ये कैसा हो गया है, जिसका कलर हो गया मेरे पास लाइट ग्रीन। कैसा हुआ है, लाइट ग्रीन। तो यहां से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या हम कॉपर सल्फेट को आयरन कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, क्या हम कॉपर सल्फेट को आयरन कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो आयरन होगा वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है या ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है, और वो कॉपर से SO4 ग्रुप को छीन लेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और इसको भगा देगा वहां से कॉपर सॉलिड बन से। इसलिए हम उसको नहीं रखते। तो उसमें ऑब्जर्वेशन क्या आई है, क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, जो सॉल्यूशन था हमारे पास कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का था, उसमें चेंज आई है, वो लाइट ग्रीन हो चुका है। क्यों हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट था जब वो आयरन के साथ रिएक्ट करके एक अलग तरह का केमिकल कंपाउंड बना दिया है, केमिकल चेंज हुई है, और उस केमिकल चेंज में जो सब्सटेंस बना उसका नाम क्या है, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, सॉरी क्या नाम है, फेरस सल्फेट, FeSO4। तो बच्चों इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा, इस एक्टिविटी से हमने सीखा कि केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं या केमिकल जो चेंजेस होती हैं, उनमें कलर भी चेंज हो सकता है। उनमें क्या हो सकता है भाई, कलर भी चेंज। तो बच्चों इस टॉपिक में जितने भी हमने एक्टिविटीज करी, जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट करे, जितनी भी हमने रिएक्शंस करी, उन रिएक्शन से या उन केमिकल चेंजेस से, उन एक्टिविटी से हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि जब भी प्रोडक्ट बनता है रिएक्टेंट स्पीशीज से, तो जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट स्पीशीज से अलग होगा, और वहां पे जो चेंजेस आती हैं वो कौन कौन सी ऑब्जर्वेबल चेंजेस जिनको हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, वो है चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर,
change in color and evolution of gas। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके डाउट हैं तो आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स ऐप के थ्रू, फोन के थ्रू शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें क्या रहेगा? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। थैंक यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।